फ्रेंड्स, आज हम लोग रियल एनालिसिस में राबीज थ्योरम की स्टडी करेंगे। ये थ्योरम आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि राबीज थ्योरम और उसका प्रूफ कितना ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, राबीज थ्योरम पहली बात तो इस्तेमाल कब होता है, कब हमको ये समझ में आएगा कि हमको राबीज थ्योरम को यूज करना है। जब डी एलम्बर्ट्स थ्योरम हमारा फेल कर जाता है तब हम लोग राबीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। डी एलम्बर्ट्स थ्योरम मैंने पीछे के लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि राबीज थ्योरम में डी एलम्बर्ट्स थ्योरम में होता क्या है। डी एलम्बर्ट्स थ्योरम में आपसे कहा गया था, डी एलम्बर्ट्स टेस्ट में आपसे कहा गया था कि मान लीजिए समेशन यूएन हमारी कोई इनफाइनाइट सीरीज है जो पॉजिटिव टर्म को कंटेन करती है। ये कोई सीरीज है जो पॉजिटिव टर्म को कंटेन करती है, तो आपसे कहा गया था UN+1 अपॉन UN का रेशियो निकालो। अगर ये रेशियो लेस देन 1 आए तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आए तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है। इनफैक्ट इस पे आपको बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लगवाए गए थे, क्योंकि डी एलम्बर्ट्स थ्योरम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें हम लोग ने दी गई सीरीज को देखा था। दी गई सीरीज हमारी ऑक्सिलरी सीरीज नहीं थी, जीपी सीरीज नहीं थी। दी गई सीरीज हमारी ऐसी सीरीज थी जो पॉजिटिव टर्म्स को कंटेन करती थी, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं थी। अभी तक आपने 4 सीरीज पढ़ी है। पहली जीपी सीरीज पढ़ी थी, दूसरी आपने ऑक्सिलरी सीरीज पढ़ी थी, तीसरी आपने ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ी थी, फोर्थ आपने डी एलम्बर्ट्स टेस्ट पढ़ा था। तो कहा गया कि पहले तो देखिए कि हमारी सीरीज जीपी है या नहीं। जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो सेम होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म का रेशियो कांस्टेंट आता है। ऐसी सीरीज को हम लोग जीपी सीरीज कहते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज में 1/1 टू दी पावर पी प्लस 1/2 टू दी पावर पी प्लस 1/3 टू दी पावर पी, मतलब ऐसे सबके ऊपर पावर कांस्टेंट होता है, उसको ऑक्सिलरी सीरीज कहते थे। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में प्लस माइनस के सिंबल ऑल्टरनेटिव पे आते थे, उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहते थे। फिर बारी आई थी डी एलम्बर्ट्स की, जिसमें सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव हुआ करते थे, तो हम लोग कहते थे कि n+1th टर्म और nth टर्म का हम रेशियो निकालेंगे। इफ दिस रेशियो इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड इफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। लेकिन जब हमारा ये टेस्ट फेल कर जाए, मतलब ये टेस्ट लगाने पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो, वी कांट जज कि ये डाइवर्जेंट हो रहा है कि कन्वर्जेंट हो रहा है, तब हम हमारे राबीज थ्योरम पे आएंगे। ये फेल कैसे करता है वो जब मैं आपको राबीज थ्योरम का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगी तो दिखाऊंगी कि किस तरीके से डी एलम्बर्ट्स फेल कर रहे हैं, तब हम लोग राबीज थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। राबीज थ्योरम कहते क्या है हमारे, ये मान लीजिए समेशन UN कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, जो कि पॉजिटिव टर्म कंटेन करती है विथ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब इसमें भी जो टर्म्स आ रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं। तो कहा गया आपसे इसमें कि आप केवल इतने से की वैल्यू निकालिए। वो वैल्यू है आपकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अंडर ब्रैकेट UN अपॉन UN+1 -1। तो कहा गया आपसे कि आप इस चीज की वैल्यू निकालिए। अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आए या ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 आए, तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको कन्वर्जेंट कहेंगे और इसको डाइवर्जेंट कहेंगे। ये है हमारा राबीज टेस्ट। जरा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम ये चीज समझ नहीं पा रहे, क्या हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, आपको 10 तरह की बात याद करने की जरूरत नहीं है। अगर UN अपॉन UN-1 के लिए लेस देन वाली कंडीशन कन्वर्जेंट दे रही है, तो UN अपॉन UN+1 के लिए ग्रेटर देन वाली कंडीशन कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब अगर ऊपर वाला टर्म आपका n अधिक है, नीचे वाला कम है, n-1 है,
लेस देन कन्वर्जेंस है तो ऊपर कम, नीचे अधिक में ग्रेटर देन वाला कन्वर्जेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर nth टर्म था, नीचे n-1th था, नीचे कम था तो लेस देन की कंडीशन ने कन्वर्जेंस दिया। यहाँ पे ऊपर n था लेकिन नीचे n+1 था, मतलब अधिक था तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन ने कन्वर्जेंस दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर अधिक है नीचे कम है तो लेस देन 1 वाली कंडीशन ने कन्वर्जेंस दिया, जबकि यहाँ पे ऊपर कम है नीचे अधिक है तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन ने कन्वर्जेंस दिया। बस ये जरा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हर एक थ्योरम में बस एक कंडीशन याद करिए, एक कंडीशन याद करिए, दूसरी कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर ले जाइए, तो वो आपके लिए इनफ होगा। दोनों याद करने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हमको ये प्रूफ करना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब हम इसको प्रूफ करें कैसे। भाई हम ऐसा क्या करें कि ये चीज हमारी प्रूफ हो जाए। अभी तक आपने ऑक्सिलरी सीरीज अभी तक आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा। कंपैरिजन टेस्ट में आज आपने नया मॉडिफाई कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा कि जब भी ये शब्द आता है कंपैरिजन, हमको 2 सीरीज की जरूरत होती है, और 2 सीरीज में इन जनरल हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज ही लेकर के चलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नई सीरीज और लेकर के चलेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज प्रूफ। हम लोग करेंगे क्या, ये जो सीरीज दी गई है जिसको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस दिखाना है, इसको हम समेशन यूएन मान लेंगे। दिख भी रहा होगा आपको समेशन यूएन। और दूसरी सीरीज को हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज समेशन वीएन मान लेंगे। मतलब मान ले रहे हैं लेट बी एनदर इनफाइनाइट ऑक्सिलरी सीरीज is 1/1 to the power p plus 1/2 to the power p plus 1/3 to the power p plus dash dash dash। इसको हम समेशन वीएन मान रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑक्सिलरी सीरीज है, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 है, सबके ऊपर एक पावर p लगाया गया है। क्लियर। ऑक्सिलरी सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आप जानते हैं, कहते हैं कि ऑक्सिलरी सीरीज के केस में ये कन्वर्जेंस तब होगी जब ये हमारी ग्रेटर देन 1 होगी, तब ये कन्वर्ज करेगी, और जब ये सीरीज लेस देन और इक्वल टू 1 होगी तो ये सीरीज हमारी डाइवर्ज करेगी। ये आपको पहले बताया गया है। हुआ कि अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक सीरीज समेशन यूएन आ गई, दूसरी सीरीज समेशन वीएन आ गई। समेशन वीएन के कन्वर्ज और डाइवर्ज की कंडीशन हमारे पास दी गई है, तो एक बार हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे, एक बार हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे। इस कंडीशन में मान लेंगे p ग्रेटर देन 1 है, सीरीज हमारी ये कन्वर्ज हो रही है, तो दिखा देंगे इसकी हेल्प से हमको ये कंडीशन मिल रही है, और सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। दूसरे केस में हम ये लेकर के चलेंगे, इस केस में सीरीज हमारी डाइवर्ज कर रही है, कंडीशन दी गई है, और इसकी हेल्प से तब हम ये दिखा देंगे कि समेशन यूएन पे डाइवर्ज कर रही है और ये कंडीशन हमको मिल रही है। ये तरीका होगा, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। चलिए वर्क किया जाए। सबसे पहले केस 1 लेकर के चल रहे हैं। केस 1 में हम मान रहे हैं लेट p ग्रेटर देन 1। केस फर्स्ट में हमने मान लिया कि p हमारा ग्रेटर देन 1 है, और p जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सीरीज हमारी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और उसकी हेल्प से हमको दिखाना है कि समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा और इस कंडीशन को देगा। अभी जस्ट आपने एक रेशियो टेस्ट पढ़ा था, आपने कहा था कि हमारी सीरीज समेशन यूएन कन्वर्ज तब करेगी जब समेशन वीएन भी कन्वर्ज हो, और साथ ही साथ आपने कंडीशन ली थी, कहा था यूएन अपॉन UN+1 VN अपॉन VN+1 लेस देन हो। ये कंडीशन आप लेकर के चले थे, लेस देन या ये ग्रेटर देन। n-1 में लेस देन था, इसमें आपका ग्रेटर देन होगा। तुरंत हम यहाँ पे लिमिट भी लगा दे रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट VN अपॉन VN+1। जस्ट अभी पीछे वाले थ्योरम से जो अभी डिस्कस किया गया था रेशियो टेस्ट, उसमें कहा था आपने
कि समेशन यूएन हमारी तब कन्वर्ज करेगी जबकि समेशन वीएन कन्वर्ज कर रही हो और साथ ही साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। P ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में ऑब्वियसली समेशन वीएन कन्वर्ज कर रहा है और ये इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन लगाते ही ये क्लियर हो गया कि समेशन वीएन कन्वर्ज कर रहा है तो समेशन यूएन भी कन्वर्ज कर रहा है। अब बस हमको ये कंडीशन इतनी सी प्रूफ करके दिखानी है। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। रेशियो टेस्ट में कहा गया था समेशन यूएन कन्वर्ज तब करेगा जबकि समेशन वीएन कन्वर्ज करता हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब समेशन यूएन कन्वर्ज तब करेगा जबकि समेशन वीएन भी हमारा कन्वर्ज करता हो और इस दी गई कंडीशन को, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि P ग्रेटर देन 1 है। P ग्रेटर देन 1 है मतलब ऑब्वियसली समेशन वीएन क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया। एक कंडीशन मिल गई कि समेशन वीएन कन्वर्ट कर रहा है। हमने ये प्रॉपर्टी भी मान ली। जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी मारी तुरंत समेशन यूएन क्या करने लग जाएगा, कन्वर्ट करने लग जाएगा। तो समेशन वीएन भी कन्वर्ज कर रहा है, प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, मतलब समेशन यूएन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो बस अब इसकी हेल्प से हमको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखानी है। चलिए प्रूफ किया जाए। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एज सच लिख दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, Vn मतलब nth टर्म, फर्स्ट टर्म है इसका 1 अपॉन 1 पे पावर p, सेकेंड टर्म है 1 अपॉन 2 पे पावर p, थर्ड टर्म है 1 अपॉन 3 पे पावर p, तो nth टर्म होगा 1 अपॉन n पे पावर p होल अपॉन n प्लस 1th टर्म होगा 1 अपॉन n प्लस 1 पे पावर p, जिसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये ऊपर चला जाएगा, देगा n प्लस 1 अपॉन n पे होल पावर p। फिर देखिए इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n से डिवाइड करिए तो 1 प्लस 1 अपॉन n पे होल पावर p आपको मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस x पे पावर n के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहा है, 1 प्लस x पे पावर n के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। उससे एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन, चलिए अब देखा जाए इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक काम करिए, इस पे वर्क करते हैं हम लोग, तो देखिए हमको क्या मिलेगा। n को आप क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। n को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें देखिएगा लिमिट वहां लगेगी जहां जहां n आया, मतलब 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 1 को बाहर कर दिया, प्लस p पे लिमिट लगेगी नहीं, आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, या आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 1 को इधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेजेंगे तो ये आपको -1 मिल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, लिमिट n पे लग रही है, 1 पे लिमिट लगेगी नहीं, ये इससे बाहर हो जाएगा, इधर की तरफ आएगा तो -1, लिमिट लगेगी नहीं, -1 के साथ हमने एस सच लिख दिया। फिर देखिए ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट p अपॉन n प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। जो प्रूफ करना है जरा उसको देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n नहीं है हमारे पास, un अपॉन un प्लस 1 -1 है, तो एक काम करिए लिमिट के अंदर जरा n का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
लिमिट के अंदर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा n, साथ में आएगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन, लिमिट के अंदर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n का मल्टीप्लाई करते केवल बचेगा p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 अपॉन n एंड सो ऑन. दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट पुट कर दीजिए. जैसे ही 1 अपॉन इनफाइनाइट, यहाँ n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, सारे टर्म वेनिश कर जाएंगे, केवल हमारे पास बचेगा ग्रेटर देन p. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारे पास दिया गया कि p ग्रेटर देन 1 है, तो तुरंत आपको कंडीशन मिल जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. हुआ क्या यहाँ पे, ये जो कंडीशन हम लेकर के चले ऑक्सिलरी सीरीज की, इसने ये सिद्ध कर दिया कि समेशन वीएन कन्वर्जेंट है. समेशन वीएन कन्वर्जेंट है, समेशन यूएन को हम कन्वर्जेंस माने थे, उस कंडीशन को लगा दिए, तो फाइनली हमको हमारी ये कंडीशन मिल गई. अब ठीक इसका उल्टा हम लोग करेंगे. इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. अब ठीक इसका उल्टा हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे P लेस देन और इक्वल टू 1 है. जैसे ही P लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ये सीरीज हमारी डाइवर्ज कर जाएगी. मान ले रहे हैं समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंस की कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा. केस 2 है, केस सेकंड लेस देन हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी लेस देन हो जाएगी, ये कंडीशन भी हमारी लेस देन के साथ आएगी. तुरंत यहाँ पे ये हमको लेस देन मिल जाएगा, ये वैल्यू हमको लेस देन मिल जाएगी. फिर वही चीज, 1 लिमिट से इंडिपेंडेंट है, हमने इसको बाहर निकाला, इधर आया -1, लिमिट से इंडिपेंडेंट है, अंदर डाल दिया. यहाँ पे भी हमारा ठीक इसी तरह से ये कंडीशन लेस देन हो जाएगी. फिर हमने इसको देखा, लिमिट के अंदर n का मल्टीप्लाई था, लिमिट के अंदर हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज मिली, ये भी लेस देन हो जाएगी. और फाइनली ये जो टर्म आप देख रहे हैं, लिमिट पुट करते ही ये भी लेस देन p आएगा. लेकिन p तो हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 है. जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ समझने लायक है आपके. ये क्वांटिटी p से छोटी होनी चाहिए और p हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 है. ध्यान से सुनिएगा, जब p की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 से भी छोटा होना चाहिए. मतलब मान लीजिए, ये बात हमको क्या बताती है, p लेस देन 1 होना चाहिए और p इक्वल टू 1 होना चाहिए. जब p की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मान ले रहे हैं 1/2 है, p की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 से भी छोटा होना चाहिए. मतलब ये p से छोटा होना चाहिए. ठीक, अब p की वैल्यू 1 है, जैसे ही p की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 से भी छोटा होना चाहिए. मतलब ये p से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए. ये वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी. जिस केस में हमने यहाँ p की जगह 1 रख दिया, ये क्वांटिटी कहेगी कि हमको तो 1 से भी छोटा होना है. मतलब ये क्वांटिटी कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी, हमेशा स्ट्रिक्टली छोटी हो जाएगी. किससे, 1 से. यही डिफरेंस है इन दोनों थ्योरम में. यहाँ लेस देन और इक्वल टू 1 भले ही आएगा, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा. तो ये पूरा प्रूफ था हमारा राबीज थ्योरम का. बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछता है. ये टेस्ट तब लगाते हैं जब डी-एलेम्बर्ट टेस्ट हमारा फेल कर जाता है. मतलब un+1 अपॉन un का रेशियो ग्रेटर देन और लेस देन के 1 के केस में फेल कर जाता है, तब राबीज थ्योरम लगाया जाता है. इसके बेस्ड क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस करेंगे. आपको इसमें और कुछ पूछना हो, आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. प्लीज इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुंचाएं. थैंक यू.